हेलो एंड नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। CUET PG 2025 की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं और स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर MCOM पर अपना फोकस बनाए हुए हैं, तो उसमें इनकम टैक्स नाम का एक बहुत महान बहुत बड़ा पर्वत है जिसके अंदर काफ़ी कुछ पढ़ना है हमें। हमने अभी लास्ट सेशन में आपने देखा होगा, हमने रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स पढ़ा था। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम इनकम टैक्स के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक डिडक्शंस की बात करेंगे। डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80C से लेके 80U तक के। आप लोगों को पता है चैप्टर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के चैप्टर 6A में ये सारे डिडक्शंस जो है वो समाये हुए हैं। सारे डिडक्शंस के बारे में बात की जाती है और इन्हीं डिडक्शंस के थ्रू हमारे ग्रॉस टोटल इनकम को कम किया जाता है, जिससे हमारी टैक्स लायबिलिटी कम होती है। इन्हीं डिडक्शंस के बारे में हम आज कुछ पढ़ेंगे। कुछ आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन जो देखने से बहुत सारे डिडक्शंस 80I 80IIA ये सारे डिडक्शंस आप नहीं पढ़ते हो, लेकिन इनके बारे में भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आज के क्लास में हम लोग मिलती देखेंगे। और कैसे इन डिडक्शंस को याद किया जाए, कैसे इन डिडक्शंस को हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। होता है ना, इतने 80C से 80U इतने सारे डिडक्शंस हैं और उनको याद करने में सर बहुत दिक्कत होती है, तो कुछ आप लोग को ट्रिक भी आज की क्लास में सिखाया जाएगा। पहला आएगा 80C। देखिए, तीन बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। डिडक्शन किन के लिए एप्लीकेबल है और डिडक्शंस में कितना मैक्सिमम लिमिट है, दो बात। और डिडक्शन का नंबर, जो भी मतलब उसका नंबर 80C 80U 80E 80JJ 80J TTA TTB ऐसे करके उसका नाम किसके लिए वो एप्लीकेबल है और उसके अंदर अगर कोई मैक्सिमम लिमिट है तो वो कितनी मैक्सिमम लिमिट है। 80C वन ऑफ द फेमस डिडक्शन जिसका फ़ायदा मुझे लगता है कि जितने भी इनकम टैक्स पेयर्स हैं सभी लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन का फ़ायदा उठाते हैं। इस पर्टिकुलर 80C के डिडक्शन में ये इंडिविजुअल और HUF के लिए एप्लीकेबल होता है। इस पर्टिकुलर डिडक्शन में होता क्या है, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है, LIP लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट या प्रीमियम, या आपने कोई अमाउंट PF में कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, PPF में कोई कंट्रीब्यूशन किया है, तो उस पर्टिकुलर ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक डिडक्शन है। पहली चीज़ भाई, प्रीमियम पे करना वो भी एक इन्वेस्टमेंट करना होता है, PF या PPF में कंट्रीब्यूशन करना वो भी एक इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर सरकार आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक की डिडक्शन देती है। 1.5 लाख तक का डिडक्शन जो है आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में देखने को मिलता है। ठीक, अगले सेक्शन की बात हम करेंगे तो अगला सेक्शन जो आएगा वो 80CCC आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है, सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है। यहाँ पर देखिए, पिछले वाले में था प्रोविडेंट फंड, इसमें है पेंशन फंड। ऐसे देखिए याद करिएगा, पिछला लाइफ इंश्योरेंस 80C सिंगल C, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और आपका प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये है स्पेसिफिकली पेंशन फंड के लिए बनाया गया है 80CCC। यहाँ पर भी जो मैक्सिमम लिमिट रखी है वो 1.5 लाख रखी है। अभी आप 80C के जितने भी सब्सिडरी सेक्शंस पढ़ेंगे उसमें आपको मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1.5 लाख की बनाई गई है। आगे हम बात करेंगे 80CCC पेंशन फंड हो गया। 80CCD एक और आगे आपके लिए 80C, ये किसके लिए होता है, ये स्पेसिफिकली एम्प्लॉय के लिए होता है और इंडिविजुअल्स के लिए होता है। नॉर्मली इसका फ़ायदा लाभ जो है वो एम्प्लॉयज़ उठाते हैं। क्या उठाते हैं सर, देखिए इसमें याद करने वाली क्या चीज़ है, इसमें डिडक्शन आपको मतलब कि 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट में सबसे छोटा वाला वैल्यू जो होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 पॉइंट आपको डिडक्शन के दिमाग रखना पड़ेगा, जैसे अमाउंट डिपॉजिटेड और 10% ऑफ सैलरी। तब ये अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है। अभी किसकी बात कर रहा है, इससे बहुत एम्प्लॉय होते हैं, वो तमाम तरह के सरकारी पेंशन योजनाओं और आपके नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो 10% सैलरी का या जो भी डिपॉजिट किया है विच एवर इज लेस, और अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाई एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। दो बातों का लोग क्या करते हैं सारी, और आगे है अमाउंट कंट्रीब्यूट बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और 14% ऑफ द सैलरी। ये 3 पॉइंट में जो छोटा होगा, देखिए आप समझिए, नॉर्मल प्राइवेट इंडिविजुअल प्राइवेट फर्म या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप एज ए नॉर्मल एम्प्लॉय वहाँ पर आपकी सैलरी का कितना % कंट्रीब्यूट हो रहा है उस पर्टिकुलर EPF में, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में या नेशनल पेंशन स्कीम में, या अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए C वाला पॉइंट आ जाएगा, या नॉर्मली आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पर भी आपका अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इन बातों को लेंगे। तो इन 3 में से जिसके लिए भी एप्लीकेबल होंगे, आप तीनों में जो भी पॉइंट आप लेंगे, फिर उसके से मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एज आ एम्प्लॉयर आपके लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और 14% सैलरी का, दोनों में छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। D पॉइंट भी है, अदर इंडिविजुअल अप टू 20% ऑफ GTI। नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए अगर वो पेंशन स्कीम वगैरह में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनके लिए क्या है,
20% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो डिडक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 80 CCD है, ये थोड़ा सा नए तरीके से आया हुआ है। अगला 80D, अब देखिए D फॉर डॉक्टर होता है, C फॉर तो समझ लिया, सबसे सिंगल C जो था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड के लिए था। 80CCC जो था वो पेंशन फंड के लिए था। 80CCD था वो आपके नेशनल पेंशन स्कीम जो पेंशन फंड्स वगैरह होते हैं उसके लिए स्पेसिफिक रखा गया था। 80D जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस अगर आपने पे किया हुआ है तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के पेमेंट आपने किया होगा, खुद के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया है, अपने फैमिली मेम्बर के लिए, आपको सीधा याद करना है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट है वो 25,000 रुपये की है। और अगर सीनियर सिटीजन है तो वहाँ मैक्सिमम लिमिट बढ़कर 50,000 रुपये हो जाती है। सिंपल सा है। 80D में मैक्सिमम डिडक्शन हाँ किसके लिए एप्लीकेबल है, ये इंडिविजुअल्स और HUF दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। आगे बात करेंगे 80DD, ये D का ही एक तरह से एक्सटेंशन वर्जन है डबल D। इसमें जो मेडिकल ये डिसेबिलिटी से रिलेटेड होता है। देखिए D फॉर डॉक्टर, D फॉर डिसेबिलिटी, ऐसे याद कर सकते हैं। सिंगल D है तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, डबल D है तो डिसेबिलिटी भी उसमें ऐड हो जाएगी। नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो उसके तो 75,000 तक का आपको क्या नाम है, ये होता किसके लिए है, अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, कोई ऐसा डिसेबल है जो आप पर डिपेंडेंट है और उसके इलाज की खर्च जो है वो आप खुद करते हो, तो उसके लिए जो भी आपने मेडिकल एक्सपेंसेस किए हैं उस डिसेबल पर्सन के जो आप पर डिपेंडेंट है उस तक की छूट जो है 75,000 नॉर्मल डिसेबिलिटी है। और अगर 80% से अधिक डिसेबिलिटी रहेगी, जैसे हम कहें कि 80% से अधिक डिसेबिलिटी कहें या सीवियर डिसेबिलिटी कहें, तो उस समय रिडक्शन जो है वो आपका क्या है 1,25,000 रुपये तक का है। ठीक है, उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे या उसका आपने इंश्योरेंस लिया है, उसका प्रीमियम जमा कर रहे हैं आप, तो उस चीज़ के लिए आएगा। फिर 80DDB किसके लिए होता है, इंडिविजुअल्स और HUF के लिए होता है। किस चीज़ के लिए, ये मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी होता है। यहाँ पर जो 80DDB है वो D का ही एक्सटेंशन वर्जन, बस यहाँ पर आपका जो डिडक्शन लिमिट जो है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, डिडक्शन लिमिट जो है वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, बहुत खास नहीं होता। 80E बच्चों के लिए है, जो बड़े बहुत PG वगैरह करने के लिए या कोई कोर्स डिप्लोमा करने के लिए काफ़ी पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो उन पैसे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बच्चे जो हैं एजुकेशन लोन लेते हैं। तो एजुकेशन लोन पर बहुत इंटरेस्ट बनता है, सरकार बोलती है ठीक है आपके पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसीलिए हायर एजुकेशन के लिए जाने वाले लोन पर जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे उसका रिडक्शन आपको मिलता है। यहाँ रिडक्शन क्या है, पूरा जितना भी इंटरेस्ट बन रहा है वो पूरा डिडक्टेबल है। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होता है। 80EE आ गया, देखिए E फॉर एजुकेशन और EE आएगा तो मतलब एक तरह से घर आ गया आपका। यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट 50,000 का है और किसी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए रहने के लिए आपने कोई घर लिया और उस पर उस घर मतलब रहने के लिए घर लिया और घर लेने के लिए लोन लिया, रहने वाले घर के लिए आपने लोन ले लिया, तो उस केस में उस लोन पर इंटरेस्ट की छूट 50,000 तक की EE पर हो जाएगा। और EE का ही एक एक्सटेंशन वर्जन जो जहाँ पर जो लिमिट है इंटरेस्ट के रिडक्शन का वो बढ़कर 50,000 से बढ़कर 1.5 लाख रुपए तक का हो जाता है। आगे बढ़ेंगे EEB जो है तो देखिए B फॉर बैलगाड़ी, गाड़ी शब्द आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपने लोन लिया तो उस लोन पर इंटरेस्ट का रिडक्शन जो आपको मिलेगा 1.5 लाख तक का मिलेगा EEB में। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए क्या होता है सर, एप्लीकेबल होता है। तो एक बार हम शॉर्ट करके एक बार याद कर लेते हैं। 80C, हाँ सर 80C लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रोविडेंट फंड। 80CC सर पेंशन फंड। उसके बाद आपका क्या है, आपका आएगा 80CCD, ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करते हैं पेंशन स्कीम्स वगैरह में वो आपका हो जाएगा। 80D नॉर्मल इंडिविजुअल या HUF के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, लिमिट कितनी थी 50,000 तक की थी, और सॉरी 25,000 तक की थी, और अगर सीवियर आपके सीनियर सिटीजन है तो 75,000 तक का आपका रिडक्शन था। उसके बाद आप बात करेंगे तो 80DD आएगा। DD जो है डिसेबल डिपेंडेंट की बात करता है कि भाई कोई डिसेबल है जो हमारे पर डिपेंड करता है, मतलब डिपेंडेंट है, तो उस केस में उसका रिडक्शन जो है वो कितने का 75,000 तक का है। और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1 लाख, उसके मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम
का पेमेंट वगैरह आप करते हैं उसके बिहाफ पे, तो उसके इसमें 1,25,000 तक का रिडक्शन आपको मिलेगा। 80 DDB आपको बता दिया गया था, यहाँ मैक्सिमम 45,000 है और लिमिट जो बढ़ा दी गई थी। 80E जो है हायर एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपने लोन लिया, उस लोन पर इंटरेस्ट की छूट कितने तक की होती है, पूरा अमाउंट इंटरेस्ट का छूट हो जाता है। आगे 80EE रेजिडेंशियल पर्पज़ के हाउस के लिए आपने लोन लिया, उस लोन पर इंटरेस्ट 50,000 तक का छूट है। 80EEA यहाँ पर भी रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए आपने हाउस लिया, उसके लिए लोन लिया होगा, लोन पर जो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा वो 1,50,000 तक का डिडक्टेबल है इंडिविजुअल के लिए। 80EEB बैलगाड़ी, EEB मतलब बैलगाड़ी एक तरह से, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपने क्या किया है, लोन लिया है, और लोन पर इंटरेस्ट का रिडक्शन जो है वो 1.5 लाख तक का बताया गया है। आगे बढ़ेंगे 80G। अब देखिए 80G क्या होता है, 80G होता है किसी अप्रूव्ड फंड में आपने डोनेशन किया, G फॉर डोनेशन, जी मिलान का हो रहा है, G और D कितना अलग है याद कर सकते हैं आप ऐसे। देखिए G का मतलब होता है क्या, गवा देना, गवा मतलब डोनेशन करके गवा देते हैं लोग, G फॉर गवा देना मतलब गवाना मतलब डोनेशन करना। तो 80G में डोनेशन जो है सभी असेसीज के लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर रिडक्शन जो है आपको मिलता है वो क्वालिफाइंग अमाउंट के बेसिस में मिलता है। कुछ तरह के ऐसे गवर्नमेंट फंड्स हैं जिस पर क्वालिफाइंग लिमिट 50% है, कुछ ऐसे तरह के डोनेशन फंड हैं, फंड है गवर्नमेंट अप्रूव्ड फंड है जिन पर क्वालिफाइंग लिमिट 100% है। तो वो जिस हिसाब से आप जिस तरह के फंड में आप डोनेट कर रहे हैं, आपका क्या नाम है, उतना परसेंट जो है वो आपका डिडक्ट हो जाता है। ऐसा क्या है, कुछ साइंटिफिक रिसर्च के लिए कुछ फंड बनाया गया है, जैसे इंदिरा गांधी करके कुछ फंड है आपका, मुझे नाम एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, इंदिरा गांधी नेशनल पॉवर्टी फंड करके कुछ ऐसे है, तो उसमें क्वालिफाइंग लिमिट 100% की है, जितना परसेंट आप डोनेट कर रहे हैं पूरा डिडक्ट हो जाएगा इस तरीके से। 80GG आ गया। देखो अब GG क्या है, अब GG है आपका रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टोटल इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एंड सैलरीड पर्सन नॉट गेटिंग HRA। अब देखिए 80GG की बात जब भी करेगी तो उनके लिए जो HRA जिनको नहीं मिल रहा है और क्या नाम है वो खर्च कर रहे हैं, भाई किसी जगह नौकरी कर रहे हैं, उनका कंपनी उनको HRA नहीं दे रहा है, लेकिन तब पर भी उनको रहने वहने का काफ़ी खर्च करना पड़ रहा है, उनके लिए 80GG है। उनको जिनको HRA नहीं मिलता और कोई किसी कंपनी में एम्प्लॉय है तो उनके एम्प्लॉयर से तो कुछ मिल नहीं रहा है उनको अलाउंस के रूप में, तो वो जो खर्च करते हैं रेंट वगैरह पे उनका रिडक्शन आपको 80GG से मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे GGA आ गया। GGA रिसर्च एसोसिएशन या किसी यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक रिसर्च या सोशल साइंसेज रिसर्च के लिए आपने कुछ डोनेशन दिया हुआ है, कुछ खर्च किया हुआ है, तो ये सभी असेसीज के लिए डिडक्टेबल होता है और 100% डिडक्शन आपको मिलेगा। जितना पोर्शन आपने उस रिसर्च के लिए खर्च किया है आपको डिडक्शन पूरा मिल जाएगा। आगे है 80GGB। अब देखिए B का मतलब होता है बड़ा आदमी, GGB का मतलब बड़ा आदमी, ये डोनेशन के लिए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को किसी बड़ी कंपनी ने देखिए जी B मतलब बड़ी कंपनी, तो भाई अगर किसी इंडियन कंपनी ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है वो पूरा पैसा जो है वो क्या हो जाएगा, डिडक्टेबल हो जाएगा। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, सरकारों ने अपनी पार्टीज़ के फ़ायदे के लिए कितना बड़ा काम करके गए हैं। ये आज तक ये एप्लीकेबल है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ डोनेट कर रहे हो वो पूरा पैसा जो है वो डिडक्टेबल होगा। इसी तरह बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, ये भी एक रास्ता है आपका। देखिए लूप होल है ये एक तरह से, टैक्सेशन में एक लूप होल आपको दिख गया यहाँ पर। तो भाई जो भी इंडियन कंपनी देखिए B फॉर बड़ी कंपनी याद करने का एक वो है आपका, लेकिन नॉर्मल ऐसे देखिए आप कंपनी है, तो कोई कंपनी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ध्यान दें किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो पूरा पैसा हो जाएगा। 80GGC, C मतलब छोटा आदमी। कोई नॉर्मल इंडिविजुअल जब पॉलिटिकल पार्टी को, हम और आप जैसे लोग नॉर्मल इंडिविजुअल जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता है तो वो भी पूरा तरीके से क्या होगा, वो भी आपका पूरा डिडक्टेबल होगा। तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए देखिए 2 सेक्शन है, 80GGB बड़ी कंपनियां डोनेट करती हैं, 80GGC जब छोटे आदमी मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो है वो आपके कंट्रीब्यूट करते हैं। देखा ना, एक्सेप्ट लोकल अथॉरिटी, जुडिशियल पर्सन, इंडियन कंपनी, ये सब आपके इनको छोड़कर इंडिविजुअल HUF फर्म्स वगैरह। 80IA, देखिए IA है, ये IA है आपका
ये इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ के लिए आपने कुछ खर्च किया हुआ है, तो उस केस में आपका 100% ऑफ द प्रॉफिट फॉर 10 असेसमेंट ईयर। ठीक है, आपने कोई ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए एक बनाया गया है डिडक्शन, जिसमें आप कोई कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए कुछ खर्च किया है, तो वो आपके 10 साल तक के असेसमेंट ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं डिडक्टेबल होंगे। उसके बाद 80IAB आ गया। अभी देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। 80IAB जो है वो SEZs के लिए बनाया गया है। SEZ पता होगा आपको कि इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकारें जो हैं वो किसी किसी जोन को, किसी किसी रीजन को SEZ के अंदर शामिल कर देती हैं। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर शामिल कर देती हैं, और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का काम ही होता है क्या करना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का काम होता है कि उन रीजन में इंडस्ट्रीज सेटअप करना और वहाँ के रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। ठीक है, इस तरह के जोन के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो टैक्स एक्साइज ड्यूटी होती है, जो टैक्सेशन लगता है, बड़ा कम लगता है। सरकार उनको बड़ी छूट देती है, समय समय पर सब्सिडी भी देती है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपने कोई खर्च किया, डेवलपमेंट पर्पस के लिए आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपके 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स के जो प्रॉफिट है आपके, वो उसके छूट मिलेंगे आपको, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह आपका 80IAC आ गया। IAC स्पेसिफिक बिजनेस के लिए होता है। स्पेसिफिक बिजनेस आप इसके अभी आपको सिर्फ ऊपर से टॉपिक याद करना है, इसके अंदर जाना नहीं है। IAC के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ तरह के ऐसे स्पेसिफिक बिजनेस सरकार ने जिनको बोला है कि अगर आप ऐसे तरह के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको जो है वो पूरा 3 कंसेक्यूटिव असेसमेंट तक के प्रॉफिट पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना होगा। 80IB आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। IBA है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आपने कुछ खर्च किया है। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह होती है ना, जो बहुत बड़ी कंपनियां अपार्टमेंट्स वगैरह प्रिपेयर बनाती हैं, तो उनके लिए भी ये IB है। उसके अलावा आपको मैं इंपॉर्टेंट कुछ डिडक्शन बता देता हूँ। देखिए डिडक्शन तो बहुत सारे, देखिए IE आ गया। हाँ, ये याद कर लीजिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उसमें आपने कोई अंडरटेकिंग ओपन करने का सोचा है, कोई ऐसा फैक्ट्री लगाने का सोचा है, तो सरकार जो है वो आपके प्रॉफिट के 100% प्रॉफिट आने वाले 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर तक का पूरा डिडक्शन, कोई भी प्रॉफिट पर टैक्स नहीं पे करना। आपको जो भी आपके बिजनेस से गेन होगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर आपने अपना अंडरटेकिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए IE जो है वो 80IE डिडक्शन है आपका। 80JJA आपका आ गया। JJA देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए थोड़ा सा इको फ्रेंडली वाला आपका डिडक्शन है, जिसमें आप लोग को दिखेगा कि अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस किया है जिसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वगैरह को प्रोसेस किया जाता है, कुछ होती है ना प्लास्टिक वगैरह या ऐसे कुछ वेस्ट हैं जिनको आराम से हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, तो उन तरह के वेस्ट को अगर आपकी बिजनेस वैसा काम करती है, आपका ऐसा उद्योग है जिसमें इन वेस्ट को मैन्युफैक्चर या प्रोसेस करके इनसे नया कुछ आउटपुट बनाया जा सकता है, तो उस समय आपको क्या है कि भाई आपका 100% प्रॉफिट आने वाले 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए क्या होगा, फुल्ली डिडक्टेबल होगा। फुल्ली क्या होगा सर, देखिए ये सब कुछ डिडक्शन सरकार देती है आपको, इसीलिए देती है आपका मनोबल बढ़े, आप ऐसे तरह के बिजनेस करने का सोचें। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं भाई, देखिए ऐसी कंपनियां जो ऐसा काम कर रही हैं उनको एक तरह से क्या है, उनको एक तरह से बहुत फ़ायदा ही तो है कि भाई हमें नेचुरल रिसोर्सेज आप अच्छी तरीके से फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, उसके बाद आपने नेचर को बचा रहे हैं। ठीक है भाई, इतना सारा पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ को बढ़ावा देने के लिए सरकार ऐसी डिडक्शंस लाई हुई है। ठीक, आगे 80JJA कोई खास उतना है नहीं ये। हाँ देखिए 80LA एक शेड्यूल्ड बैंक के लिए बनाया गया है। नॉर्मली शेड्यूल्ड बैंक के लिए इसको रखा गया है। शेड्यूल्ड बैंक पता होगा कौन होंगे, शेड्यूल्ड बैंक वह होते हैं जो RBI के एक्ट के शेड्यूल 2 में जिनको डिफाइन किया गया है, जिनके लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नॉर्म रखा जाता है, उन्हें शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। तो वैसे शेड्यूल्ड बैंक के लिए क्या है, रिगार्डिंग द इनकम ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स वगैरह, भाई अगर आपकी इनकम ऑफशोर बैंकिंग यूनिट से है, मतलब आपका क्या नाम है कि किसी और कंट्री में आपका बैंकिंग यूनिट है और उससे आप कोई इनकम अर्न करते हैं, आप बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके डिडक्शन जो है वो इस प्रकार से मिलेगा। कॉस्ट खास नहीं है, इसको आप देख सकते हैं। देखिए डिडक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन काम के डिडक्शन देखिए ये बहुत काम का है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका QQB
QQB जो है वो रॉयल्टी के लिए होता है, लेकिन किस रॉयल्टी के लिए? बुक से कोई रॉयल्टी, आपने कोई बुक लिखी, बुक छपवाई, बुक को पब्लिश कराया, तो उस बुक की रॉयल्टी आपको मिलेगी। तो उस बुक के रॉयल्टी के संबंधित ये आपको रिडक्शन मिलेगा। 3 लाख तक का रिडक्शन है। ये इंडिविजुअल ऑथर के लिए है, वही इंडिविजुअल ऑथर जो इंडिया का रेसिडेंट है उसके लिए क्या होता है, ये QQB का प्रावधान है। अभी आप QQB के बाद RRB भी पढ़ेंगे। RRB भी रॉयल्टी के लिए होता है, लेकिन वह रॉयल्टी पेटेंट के लिए होता है। देखिए, पेटेंट की रॉयल्टी अलग होती है, बुक की रॉयल्टी अलग होती है। तो बुक बहुत लोग लिखते हैं, छपवाते वगैरह हैं, तो उससे रॉयल्टी अर्न करते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ दिनों में आप लोगों को कुछ सेशंस में आपको देखने को मिलेगा मालवी एकेडमी अपनी पब्लिकेशन से और अपने टीचर द्वारा सेल्फ वो बुक अपलोड कराने या पब्लिश कराने का सोच रही है। तो इससे क्या है, तो उसके इसमें रॉयल्टी हम अर्न करेंगे। तो हमारे लिए डिडक्शन जो है 3 लाख तक का हमको रॉयल्टी का डिडक्शन मिला है कि 3 लाख तक की रॉयल्टी की छूट, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट RRB देखिए, RRB पेटेंटी के लिए होता है, पेटेंटी के लिए होता है भाई। तो यहाँ पर कोई रॉयल्टी आपको रिसीव हो रही है जो पेटेंट से हो रही है, तो 3 लाख तक की रॉयल्टी आपकी छूट है उस केस में। RRB का कॉन्सेप्ट। तो QQB और RRB देखे दोनों आपस में बहुत मिल रहे हैं। QQB भी रॉयल्टी से ही है, लेकिन बुक की रॉयल्टी, और RRB जो है वो पेटेंट की रॉयल्टी से। आगे बढ़ते हैं TTA ध्यान रखिएगा, ब्याज के लिए होता है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट्स लिखा हुआ है ना, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स, जो भी आपके डिमांड डिपॉजिट्स या सेविंग अकाउंट जो आपके बैंक्स वगैरह में है, आपको उस पर ब्याज मिलता है। तो 10,000 तक के ब्याज की आपकी छूट है, ये इंडिविजुअल और HUF के लिए। ये कौन सिटीजन है? ये नॉर्मल जो सीनियर सिटीजन नहीं होते हैं, नॉन सीनियर सिटीजन्स, जिनकी उम्र जो है वो 60 साल से नीचे की होती है, उनके लिए ये एप्लीकेबल होता है। जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनके लिए TTB बनाया गया है। TTA का ही बड़ा भाई TTB है, जो सीनियर सिटीजन के लिए होता है। इन पर सेविंग बैंक पर जो इंटरेस्ट है वो अधिक से अधिक 50,000 तक, वहाँ देखिए 10,000 तक का छूट था, TTB में जो है वो 50,000 तक का छूट है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, जो आप याद करेंगे। ठीक, तो देखिए 80U आ गया आपका, सेक्शन 80U है। 80U है, ये रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए होता है। ये किसके लिए है? इनकम ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। अगर भाई कोई भी डिसेबल्ड पर्सन है, वो किसी तरह इनकम को क्या नाम है कि उसकी इनकम होती है, तो उस केस में डिसेबिलिटी, नॉर्मल डिसेबिलिटी है जो 75,000 तक का आपको रिडक्शन मिलेगा, और सीवियर डिसेबिलिटी है, मोर देन 80% डिसेबिलिटी है। ये कैसे पता चलेगा कि 80% डिसेबिलिटी है कि नहीं? वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके लिखते हैं, देते हैं कि इनकी डिसेबिलिटी इतने % की है, तो आपको रिडक्शन 1,25,000 का मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 80U तक यू का रिडक्शन ले लिया है ऑलरेडी, 80U का रिडक्शन आपने गेन कर लिया है, तो उस केस में 80DD का रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। 80DD और 80U, इन दोनों में से कोई एक रिडक्शन को ही एक बार में आप ले सकते हैं। इसी तरह 80GG जो था HRA वाला, अगर आप इनकम फ्रॉम सैलरी में HRA का एग्जम्पशन ले लेते हैं, अगर आपको HRA रिसीव होता है, तो 80GG के लिए आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग को हाँ, इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा वो जो रेसिडेंशियल हाउस के लिए था 80EA, वो आपको तभी मिलेगा जब आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या नाम है, सेक्शन 24 का डिडक्शन नहीं लिया, एग्जम्पशन नहीं लिया होगा। तो ऐसे ही कुछ ऐसे डिडक्शंस हैं जिनके एग्जम्पशंस आपको तभी मिलेंगे जब आपने उस रिस्पेक्टिव इनकम के ग्रुप का, इनकम के हेडिंग का आपने डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं लिया होगा। तो ये सारे डिडक्शंस देखिए, हमने एक ग्लिम्स में, एक शॉर्ट में आपको एक ग्लांस जो है हमने दे दिया, सारे 80C से लेके 80U तक की रिडक्शन का। इम्पॉर्टेंट 80C से 80U तक के रिडक्शंस बता दिए। उन सारे 80C के रिडक्शन और 80U से रिडक्शन तक के रिडक्शंस हैं, उनके नाम किसके किसके लिए एप्लीकेबल है, मैक्सिमम लिमिट, क्वालिफाइंग अमाउंट, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। मैं कुछ ऊपर से नाम मैं आपको बता दूँ, 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, उसके बाद आपका 80G, 80E, 80EE, 80EEA, 80GGB, GGC, 80IA, 80IAB, 80IE, 80TTA, 80TTB, 80QQB, 80RRB, 80U,
ये सारे डिडक्शंस थोड़ा सा आप लोग क्या नाम है कि ज़्यादा ध्यान देंगे, इनके किसके किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके 80LA भी देख सकते हैं आप लोग, जो शेड्यूल्ड बैंक वाला था। एक डिडक्शन मुझे अभी दिमाग से देखे निकल रहा है, इतना अच्छा नाम था उसका। 80GGA भी आप देख लीजिएगा एक बार, साइंटिफिक रिसर्च वाला जो आपने एक्सपेंस किया हुआ है। तो ये सारे डिडक्शन जो हैं वो कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट थे और क्यों इंपॉर्टेंट थे, देखिए मैंने आपको आज की क्लास में, आज के लेक्चर में मैंने बताया है। होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मालवीय एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए वो प्रेस बेल आइकन पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। बाकी हमारे CUET PG के चैनल को भाई आप प्यार दीजिए, बहुत सारा सपोर्ट दीजिए, और ये आपके सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। जैसे नॉर्मली मालवीय एकेडमी वाला जो चैनल है आप लोग देखे होंगे, उसमें तो इतना प्यार लोगों का सपोर्ट मिलता है, बच्चों का इतना सपोर्ट मिलता है। इसी तरह CUET PG वाले भी चैनल को आप सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं सर नेक्स्ट सेशन में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। इनकम टैक्स के 2 सेशंस हमने आज कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे आने वाले कुछ सेशंस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग हुआ, या आपके कह सकते हैं करेंसी बैंकिंग, इस तरीके से कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।